सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का आपको पता है कि ऐलान हो चुका है और उसके बाद जो सियासी गहमा गहमी है उसमें भी तेज़ी के साथ आप इजाफा देख रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मुल्क में आम इंतखाबात का होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ऐसे वक्त में जब मुल्क में दहशत गर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है और मुल्क के तूल और इसको अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन अनासिर की साजिशों का बाकायदा ख़तरा है, ऐसे अनासिर के खिलाफ रियासत किस स्ट्रैटेजी हिकमत अमली के तहत निपटेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो फैसला है उसके नताइज आखिर क्या मुरतब होंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर का गठजोड़ तो अगर ना तोड़ा गया तो खुदा ना ख्वास्ता कितना नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ निगरान हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद को कैसे पुरअमन माहौल में मुनक्किद करवाएगी और सियासी जमातों की जानिब से ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है कि जी कौन ज़्यादा फेवरेट है कौन नहीं है, किसको कॉर्नर किया जा रहा है, किसको ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, इस तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है निगरान वफाकी वज़ीर सरफराज बुगटी साहब को। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। बुगटी साहब, सबसे पहले मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं इसमें दहशत गर्दी एक बड़ा मसला है। हमारी हुकूमत, हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे यकीनन हर वक्त मुल्क की दिफा के लिए ढाल बने हुए हैं। इलेक्शन करीब हैं और निगरान हुकूमत क्या देख रही है कि आने वाले जो दिन है कितने अहम हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बेहद शुक्रिया। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है मुल्क में ज़ाहिर है उसमें एक राइज नज़र आ रहा है फॉर लास्ट 8 मंथ्स, लेकिन इतने अलार्मिंग या इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। इस तरह का चैलेंज हमने पाकिस्तानी कौम ने और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले भी इसको हैंडल किया है और फ्रंट पे आके ये लड़ाई हमने लड़ी है और इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम इस मुल्क को एक दफ़ा फिर पुरअमन बनाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो सरफराज साहब, ये जो इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस वक्त मुल्क में वो कौन से अनासिर हैं, ये इलाकों के खासतौर में बात करना चाहूँगी पहले, जिनको हसास और इंतहाई हसास कहा जाएगा, ख़ासतौर पर से हमारे कच्चे के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर किस तरह से शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? देखिए, ये जो सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव एरियाज़ डिक्लेयर होते हैं इसकी पूरी एक स्टडी होती है। उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इनपुट होता है, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का इनपुट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का इनपुट होता है और फिर इलेक्शन कमीशन उसके हिसाब से डिक्लेयर करती है और हर सूबे में उसकी नोयत मुख्तलिफ है। जैसे आप ख़ुद फरमा रही हैं, कच्चों के इलाके में सिंध और पंजाब में हमारा एक ऑपरेशन चल रहा है डिकॉइट्स के अगेंस्ट, और वो डिकॉइट्स हैं जो न सिर्फ डकैतियाँ करते हैं बल्कि किडनैपिंग फॉर रैंसम के बहुत बड़े वाक़यात में इन्वॉल्व हैं। उनके और उनके फैसिलिटेटर्स के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन जो कि बड़ा स्लो है और डेलिबरेटली स्लो है, लेकिन वो एक ऑपरेशन चल रहा है। साथ साथ जो टेररिज्म के हवाले से, टीटीपी के हवाले से चैलेंज है वो भी मौजूद है और उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है उसमें बड़ा चैलेंज केपी में और बलूचिस्तान में सामने आता है। फिर बलोच सेपरेटिस्ट की तरफ से एक चैलेंज है स्टेट को भी और उन लोगों को भी जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं, तो वो हमेशा से टारगेट होते हैं। अगर आप बलूचिस्तान की तारीख़ देखें तो 13 का इलेक्शन हो या 18 का इलेक्शन हो तो बलोच सेपरेटिस्ट बड़े वाक़यात करने में कामयाब हुए हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से निपटने की कैपेसिटी भी है, विल भी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, हम देख रहे हैं इस वक्त तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके जो सरबराहान हैं मुल्क में मौजूद हैं, जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल साहब तो बाकायदा जलसे भी कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, अपनी जीत के हवाले से भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बातें भी कर रहे हैं। साथ साथ ये भी कहते हैं कि जी जियाला ही वज़ीर आज़म होगा। सियासी जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई है। अच्छा, खुदा ना ख्वास्ता किसी रहनुमा के हवाले से कोई सीरियस थ्रेट अलर्ट तो नहीं मिला, क्योंकि जलसे अब होंगे इलेक्शन से पहले? देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स तो हैं। स्पेसिफिक थ्रेट तो ज़ाहिर है ऐसा अभी तक किसी का नहीं आया, मासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब को। बाकी लोगों को भी, बिलावल साहब को भी थ्रेट है, इसी तरह मियाँ साहब पाकिस्तान के बड़े एक लीडर हैं, उनको भी थ्रेट है। तो जब आप इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो आप एक्सपोजर आपका ज़्यादा हो जाता है, पब्लिक में आपने जाना होता है और ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी के जो मैज़ हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी लेती हैं और फिर लीडरशिप जो है उनकी अपना भी एक सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म है जो स्टेट की सिक्योरिटी के साथ क्लब इन होता है हमेशा, और कोशिश रहती है कि उनका एक्सपोजर कम से कम हो
और ये जो थ्रेट है इसको निपटा जाए। तो स्पेसिफिक तो ऐसा सच नहीं, लेकिन थ्रेट्स मौजूद हैं। तो देखिए अब इलेक्शन सीज़न है, जलसे तो करेंगे, सियासतदान जाएंगे, आवाम में जाएंगे, अवामी ताकत भी देखी जाएगी, कितना बड़ा पावर शो को कर सकता है। फिर क्या गैर मामूली इंतजाम करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये आपकी मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, गैर मामूली इक़दाम तो करने पड़ेंगे, बिकॉज चैलेंज बड़ा है। और ये जो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो दुश्मन आपका कौन है, जो डेथ सेंटेंस जो आपकी सबसे बड़ी पेनल्टी है, वो तो उसको कबूल करके आपके पास आता है, उसको तो एडमिट करके आपके पास सुसाइड जैकेट पहन के आपके पास आ रहा होता है। तो चैलेंज बड़ा है। एनिमी की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि दो चीज़ों का इनिशिएटिव हमेशा टेररिस्ट के पास होता है कि एक तो टाइम का इनिशिएटिव टेररिस्ट के पास होता है और टारगेट का इनिशिएटिव टेररिस्ट के पास होता है। जबकि रियासत के इदारों ने वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट एंड दे हैव टू अटैक अ इंच ऑफ अ स्टेट, तो आ इंडिविजुअल ऑफ स्टेट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म की लड़ाई है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही होती हैं, एनिमी और दोस्त का पता नहीं चल रहा होता है। तो ऐसे में फिर एक नैरेटिव जो है वो बड़ा मैटर करता है, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को वो नैरेटिव जो है वो बसा औकात पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह नहीं मिल रहा होता। फिर आप एक अपीसमेंट की पॉलिसी हमने माजी करीब में देखी कि जिस तरीके से उनके साथ मुज़ाकरात और ये चीज़ें की जा रही थी, तो उससे वो जो इंसर्जेंट्स हैं वो अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, उनके जो वो रीग्रुप हो जाते हैं, रीस्ट्रेंथन हो जाते हैं, और फिर रियासत के लिए एक चैलेंज बनाते हैं और हुकूमतों के लिए चैलेंज होते हैं। ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, एक और अहम इशू, ये जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो फैसला आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनको फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ दिलवाना, और जब सज़ाएँ मिलेंगी ज़ाहिर बात है तब एक एग्जाम्पल सेट होगी, मिसाल कायम होगी, ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। तो ये एग्जाम्पल सेट करना कितना ज़रूरी है आपके मुताबिक? देखिए, माजी में तो मिलिट्री कोर्ट्स रही हैं, और जो जमातें आज मुखालफत कर रही हैं उनके अपने दौरे हुकूमत में और उनके आशीर्वाद के साथ या उनकी पैटर्नेज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स अपना काम करती रही हैं। अब क्योंकि 9 मई का जो वाक़या हुआ है, क्योंकि आप स्पेसिफिक सवाल पे नहीं आ रही हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। 9 मई एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की साजिश थी पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़, और इस तरह की साजिश थी कि पाकिस्तान के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने ही पाकिस्तान की प्रोटेक्शन करनी है, और वो डिफेंस फोर्सेस दुनिया में कहीं पर भी हों, आर्मी दुनिया में कहीं पर भी हो, उसकी ताकत उधर की आवाम होती है, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो आर्मी की ताकत है और आर्मी पाकिस्तान की आवाम की ताकत है। तो उनको पाकिस्तान की आवाम को और आर्मी को लड़ाने की साजिश की गई थी, मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ साजिश की गई थी, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की साजिश थी। इसको एक मॉब मेंटेलिटी ना कहा जाए कि ये एक मॉब का रिएक्शन था, ये एक प्लान्ड और काफ़ी अरसे से हेट स्पीच की जा रही थी, तमाम लोगों का जो नौजवान नस्ल है बाकायदा उनके दिमाग में फीड किया जा रहा था सब कुछ, और फिर वो 9 मई की सूरत में हमें नज़र आया। हेट स्पीच भी बहुत छोटी चीज़ है, इससे बढ़कर साजिश की गई। हेट स्पीच तो पब्लिक के लिए की गई, फिर एक ख़ास किस्म के लोग जो बिलवास्ता या बिलावास्ता इस साजिश का हिस्सा रहे, उन्होंने टारगेट्स प्लान किए थे कि कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा, कौन किस वक्त कहाँ अटैक करेगा। उसके फुटेजेस और वॉइस कट्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स, जब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होगा तो मिलिट्री कोर्ट्स को ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर हम इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स को डिनाइल कर देंगे, जो कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है इस पर, अब रिव्यू पे गॉड नोज़ के क्या रिव्यू आता है, लेकिन जब हम सुप्रीम मिलिट्री कोर्ट्स को डिनाई कर देंगे तो फिर मिलिट्री विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन टू फायर, क्योंकि वो फिर जब उनको पता है कि हम गिरफ़्तार करके जब सिविलियन अदालतों में लोगों को पेश कर देंगे तो वो तो फिर कुछ अरसे बाद हमारे यहाँ जो हमारी प्रोसिक्यूशन है वो इतनी वीक है कि वो बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे में फिर वो उनके पास फ्यूचर में हम ये दरवाज़ा खोल रहे हैं कि वो अपने इंस्टॉलेशंस पे हमला कर रहे तो किसी को नहीं देंगे कि उनके यादगार शोधा पे आके कोई जला दे, कोई GHQ पे हमला कर दे, कोई जिना हाउस को, कोर कमांडर हाउस को जला दे। तो नेक्स्ट टाइम फिर यही होगा कि जब ये होप नहीं होगी कि हमारे जो मुल्ज़िमान हैं वो आज़ादी से फिरेंगे, तो दे विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन टू फायर ऑन देयर ऑन सिविलियंस विच विल बी मोर फैटल। तो मैं समझता हूँ वास्ता बुख्ती साहब, इससे जो हमारे बैरूनी दुश्मन हैं जो मुल्क से बाहर हैं वो फिर ज़्यादा मजबूत समझेंगे ख़ुद को, खुदा ना ख्वास्ता कि इतनी आसानी से अगर ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए
जिन्होंने शोहदा के यादगारों को तक को नहीं छोड़ा, और शोहदा के जो लवाहिकीन हैं, हमने देखा था जब वो बात कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे, उनके जो सेंटीमेंट्स थे, इमोशंस थे, वो भी सबके सामने थे। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की जो एक हरकत, घनौनी हरकत की गई, ये मुल्क के न्यूक्लियस पे हमला था, और जब आप न्यूक्लियस पे हमलावर होते हैं तो उससे पूरा सिस्टम आपका बैठ जाता है। तो ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ साजिश थी, और इसका रिस्पॉन्स जो है वो भी इसी तरह का होना चाहिए। इन लोगों को सज़ाएँ दिलवानी चाहिए, और इनको ऐसी सज़ा दिलवानी चाहिए कि दोबारा ये कोई जुर्रत ना करे कि वो आपस की सियासत है, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहा है, कोई क्या लेकर आ रहा है। दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स, एंड दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि इफ़ यू वांट टू रिमूव अ प्राइम मिनिस्टर यू हैव टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो दिस इज़ व्हाट उस वक्त की अपोजिशन ने किया। उसके रिस्पॉन्स में आप कौमी इदारों को लताड़ना शुरू कर दें, आप कौमी इदारों के ख़िलाफ़ एक हेट्रेड पैदा करना शुरू कर दें। और ये ऐसा ही है कि एक बच्चे को सारी ज़िंदगी एक उस्ताद नकल कराता रहा, और उसने जब नकल छोड़ दी तो वो नाराज़ हो गया उस्ताद से, नकल कराना छोड़ दी। तो उस्ताद ने तो कोई इस तरह का काम नहीं किया था। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़, जैसा कि आपने इस सवाल के आगाज़ में आपने ये फरमाया कि ये जो पॉलिटिकल जमातें, इनकी आशीर्वाद से ही ये हुआ, तो फिर अचानक से जब एक चीज़ को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं तो अचानक से इनकी राय में जो तब्दीली आ जाती है, उसकी क्या आपको वजह समझ आती है? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जब आप रियलाइज़ कर लेते हैं और रियलाइजेशन हो जाती है कि ये जो एक्ट है, क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं, ज़ाहिर है हमारे कोलीग रहे हैं पिछले 4-5 साल, बल्कि इससे ज़्यादा शायद। तो ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है, इसकी मोहब्बत का अमली नमूना आपने इन वाक़यात के बावजूद तत्राल में देख लिया था कि किस तरह लोगों ने अपनी फ़ौज का साथ दिया था। ये तो दुनिया की तारीख़ों में ऐसा बहुत कम होता है कि सिविलियंस फ़ौज का असला पहुंचा रहे हैं। तो वो तो नाकाम हो गई साजिश, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो रियलाइज़ कर लेते हैं, और जब इस रियलाइजेशन के साथ कोई वापस आता है तो सुबह का भूरा जब शाम को आ जाए और रियलाइजेशन के साथ आए, उस पर फ़िल्टर ज़रूर लगना चाहिए, लेकिन इस रियलाइजेशन के साथ आए कि वो गलती पे थे, तो मेरा ख़्याल है कि फिर स्टेट जो है वो हमेशा से, या स्टेट के इदारे जो हैं वो किसी से कोई हेट्रेड तो नहीं है, किसी इंडिविजुअल से तो नहीं है, जुर्म से है, जिस जुर्म से कि वो मुर्तकब हुए। तो जब कोई इस रियलाइजेशन के साथ आए कि गलती हुई है तो माफ़ी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, ये जो गैर मुल्की और गैर कानूनी मुकीम अफराद हैं, उनको वापस भेजने का जो एक हुकूमती इक़दाम है, इसमें अब तक क्या अपडेट है, कितनी कामयाबी हासिल हुई है? और जो लोग हम कहें कि रज़ाकाराना तौर पर वापस नहीं जा रहे हैं, उनकी ज़ाहिर बात एक तादाद है, बहुत बड़ी नहीं तो एक तादाद तो है, तो फिर उनके ख़िलाफ़ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके इक़दामात भी किए जाएंगे, या अभी भी ये शुरू हो गया सिलसिला इक़दामात करने का? इक़दामात का सिलसिला तो शुरू है जी। हमने पूरे मुल्क में क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, जहाँ जहाँ आइडेंटिफिकेशन हो रही है हम वहाँ से बंदे उठा रहे हैं और उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उनको डिपोर्ट किया जाएगा? जहाँ बिल्कुल किया जाएगा। जो इलीगल इस मुल्क में रहेगा, हमारे घर में जिसने रहना है, बिज़नेस करना चाहता है, टूरिज़म करना चाहता है, फैमिली से मिलना चाहता है, किसी भी पर्पज़ के लिए आना चाहता है, तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले, लेकिन दीवार फलांग के ना आए, बेल बजा के आए। जब दीवार फलांग के कोई आएगा तो उसका स्टेटस डिफरेंट हो जाएगा, मेहमान का नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए दूसरे ममालिक में जब जाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाते हैं, रूल्स होते हैं हर मुल्क के। तो आपको नहीं लगता है फ़ैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था? चलें देर आए दुरुस्त आए, तो आगे जाके इससे हमारी इकॉनमी, हमारी मैशत पे भी अच्छे असरात आप देखते हैं, और एक मैसेज जाएगा इंटरनेशनली कि हमारे मुल्क में भी रहने के कुछ कवानीन है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप आएँ, लीगली आएँ। ठीक है, देखिए मसला क्या है आपके मुल्क का, ये जो इकनॉमिक सूरत हाल है, या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या बाकी एक मैस सा क्रिएट हुआ है, इन सब चीज़ों में जो बुनियादी मसला है वो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में करप्शन है। और जब हार्ड, और मुल्क एक सॉफ्ट स्टेट है, जब मुल्क सॉफ्ट स्टेट हो गया तो करप्ट प्रैक्टिसेस ज़्यादा हो गई हैं। अब उससे फिर हमारे बॉर्डर्स जो है उससे भी जिसका जी चाहता है अंदर आ जाता है। जब आप एक हार्डन स्टेट हो जाएंगे तो यकीनन करप्शन का खात्मा होगा, करपरवरी का खात्मा होगा, इरेगुलेटरीज़ का खात्मा होगा। आप एक हार्डन स्टेट बनेंगे जैसे दुनिया के बाकी स्टेट्स हैं। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है, क्या कोई अफ़गान शहरी या पाकिस्तानी शहरी तसव्वुर कर सकता है कि वो उम्रे पे बगैर वीज़े के चले जाए, या हज जैसा कौमी फ़रीज़ा मज़हबी फ़रीज़ा अदा कर रहा होता है, उसमें बगैर वीज़ा के कोई तसव्वुर ही नहीं है।
तो ये हमारे मुल्क को क्या वो समझा हुआ था कि जिसका जिधर जी चाहता है घुस जाए और अर्बन सेंटर्स में चला जाए, वहाँ पर इलीगल कारोबार करे, क्राइम का हिस्सा बने। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, किसी ने तो जो भी समझा होगा, लेकिन हमने खुद भी तो इतनी स्पेस दी। तो देखिए, अब मैं माजी पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ, और मैं क्योंकि लिमिटेड सा टाइम है हमारे पास और लिमिटेड सा मैंडेट है, हम अपने टाइम की बात करते हैं कि कम से कम हमारे होते हुए कोई स्मगलिंग करेगा उसको स्टेट पैट्रनेज नहीं होगी, कोई इलीगल प्रैक्टिसेस करेगा उसको स्टेट पैट्रनेज या गवर्नमेंट की पैट्रनेज नहीं होगी। माजी में जो होता रहा या मुस्तकबिल में जो होगा उसका फ़ैसला आपने करना है, पाकिस्तान की कौम ने करना है, हम तो हाल की बात करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, जो सोशल मीडिया पर एक मखसूस टोला है जो हुकूमती इक़दामात को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई है या आगे जाके हम मज़ीद कार्रवाई देख सकते हैं? मेरे ख्याल से तो वक्त की ज़रूरत है, करनी चाहिए। देखिए, ये सोशल मीडिया जो है ये एक ऐसी चीज़ सोसाइटी में आ गई है कि जिसके पॉजिटिव यूजेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ उसके नेगेटिव यूजेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और दुनिया ने जब ये 4G और इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन लेकर आई, तो उन्होंने पहले अपना सोशल फैब्रिक बहुत इम्प्रूव किया, उन्होंने सोशल वैल्यूज़ बहुत इम्प्रूव किए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, उन्होंने हेल्थ इम्प्रूव किया, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। लास्ट में वो आके इस रेवोल्यूशन को एंजॉय कर रहे हैं। बदकिस्मती से ये हमारे पास वक्त से पहले आ गया, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। अब क्योंकि ये चैलेंज है, इसके लिए एक फायरवॉल की ज़रूरत है, इसके लिए उस कंटेंट को रोकने की ज़रूरत है जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का ब्लेंड हो। अब कहीं रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई नहीं है सोशल मीडिया को रेगुलाइज करने के लिए, लॉज की कमी है। तो ये ज़ाहिर है एक रियासत पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। जितनी हम देख रहे हैं एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं या हमारी जो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान की, उन सब में जो बड़ा किरदार है वो सोशल मीडिया अदा कर रहा है कि एक बंदा दुबई में बैठा हुआ है, एक बंदा श्रीलंका में बैठा हुआ है, या फॉर दैट मैटर US में बैठा हुआ है, या किसी और मुल्क में सिंगापुर में बैठा हुआ है। वहाँ से बैठ के वो एक हेट्रेड जो है उसका इनिशिएटिव लेता है, और वो हेट्रेड हमारी सोसाइटी में इस हद तक फैल जाती है कि बंदूकें निकल आती हैं और कत्ल वारत शुरू हो जाती है। तो ये वो सोशल मीडिया का मैस है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, और वक्त के साथ इसको उस फायरवॉल को बिल्ड करने की ज़रूरत है कि जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकें, उसको रेगुलाइज कर सकें। अच्छा सर, ये अफ़गानिस्तान के हवाले से जान चकज़ई साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जी अफ़गान हुकूमत का रवैया बड़ा अफसोसनाक है, और अगर ये ऐसा ही रहता है, ये बाज नहीं आते तो घर में घुस कर मारेंगे। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, इसमें मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि विफाक भी कुछ ऐसा सोच रहा है, इस हवाले से ज़रा प्लीज़ अपडेट कीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि जान चकज़ई साहब ने क्या कहा है और उनका क्या कॉन्टेक्स्ट होगा। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है। उन्होंने दुनिया के साथ दोहा में एक वादा किया था कि उनकी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। हमें यकीन है कि वो अपने इस वादे पर अमल करेंगे, और उनकी सरज़मीन जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है TTP की सूरत में, यकीनन वो उसके सदेबाब के लिए अपनी एफ़र्ट्स करेंगे। और रियासत पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है वो टेररिस्ट से लड़ने की है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने बॉर्डर सिक्योर करेंगे, अपने अंदर लड़ेंगे, और उन लोगों को जो फैसिलिटेशन का काम करते हैं या दहशतगर्दी करते हैं, चाहे वो कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी करें, चाहे वो मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी करें, वायलेंस जो है उसका राइट सिर्फ जो मोनोपली है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है, वो किसी इंडिविजुअल को, किसी जत्थे को वो करने नहीं देंगे। और पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बंदूक के ज़ोर पे, बंदूक की नाली पे कोई हम पर अमल दरामद उसका नहीं करा सकता। हमने अपने एजेंडे का, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे, हम इन दहशतगर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ये ख़वारजी हैं और इन्होंने हमारे मासूम लोगों का कत्ल किया है, मासूम बच्चों को शहीद किए, इसातिज़ा को शहीद किए, डॉक्टर्स को शहीद किए, सिविल सोसाइटी के लोगों को शहीद किए, मिलिट्री के लोगों को शहीद किए। ठीक है सरफराज बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा बुखारी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़िश्ता चंद रोज़ से मखसूस बुजुर्ग सियासतदानों को निशाना बना रहे हैं। आप और आपकी जमात में भी बहुत से बुजुर्ग सियासतदान हैं, क्या उनके लिए भी चेयरमैन बिलावल साहब की वही राय होगी? शुक्रिया। गुजारिश है कि यह सवाल कई दिनों से पीपल्स पार्टी के जो
कारकुन हैं उनसे भी किया जाता है, जो उनके अहदेदार हैं उनसे भी किया जाता है। और ये सवाल कल आपने देखा होगा कि जियो पे हामिद मीर साहब ने भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को किया जी। और मेरा ख्याल है जब आसिफ अली जरदारी साहब का जवाब आ गया उसके बाद तो कोई वजाहत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर लोगों को सुकून नहीं मिल रहा ना, सब लोग अभी भी वजाहत मांग रहे हैं कि वो बात की क्यों गई थी, किस कॉन्टेक्स्ट में की गई थी, किससे मुखातिब थे, क्या कहना चाह रहे थे। देखें ना, आसिफ अली जरदारी साहब हमारे रहनुमा हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, और जो जिस बात की वजाहत उन्होंने कर दी फिर उसके बाद किसी और अहदेदार की वजाहत करने का कोई मकसद है या वो उनसे बेहतर तरीके पे वो एक्सप्लेन कर सकता है। ऑब्वियसली ये देख लें कि आज जो पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन, जो इन बिटवीन 60 to 65% पॉपुलेशन यूथ की पॉपुलेशन है, तो हर वक्त की सियासत के तकाजे अपने होते हैं। प्री पार्टीशन कुछ तकाजे और थे, आफ्टर पार्टीशन और थे, 90s में और थे। आज जो है सियासत उसके तकाजे और है, और बिलखसूस आज हमारा जो नौजवान है, जो यूथ है, वो बड़ा डिमांडिंग भी है और वो अपना मुस्तकबिल देखना चाहता है, वो अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाहता है, वो उस लीडरशिप पे एतमाद करता है कि जो उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करे। ठीक है जी। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद नौजवान है और इसलिए वो समझते हैं कि वो बेहतर तरीके पे गाइड भी कर सकते हैं, लीड भी कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि माजी की सियासत को न चलाया जाए जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी और जिसकी वजह से फिर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं रही और फिर अपॉर्चुनिटी मिलती रही थर्ड फोर्सेस को। तो अब मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल बड़ी दानिशमंदी से अपना मौक़िफ़ का इज़हार कर रहे हैं और वो लीड करना चाहते हैं इस मुल्क की यूथ को और उनके मुस्तकबिल के लिए सियासत करना चाहते हैं। अच्छा बुखारी साहब, आपने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हवाले से, और ज़ाहिर बात है चेयरमैन के हवाले से ऐसे ख्यालात ही होने चाहिए तमाम जो रहनुमा हैं आपके जैसे सीनियर रहनुमाओं के भी। लेकिन जरदारी साहब का जी ये कहना कि जी बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है, इसका क्या मतलब समझा जाए, ज़रा आसान अल्फाज में समझाइए। देखें, वालिद वालिद होता है और बेटा बेटा होता है, और जिसके जवान औलाद हो जिस बाप की भी, सिर्फ आसिफ जरदारी साहब नहीं, हर बाप ये समझता है कि उनका बेटा चाहे किसी उम्र का भी हो जाए और किसी फील्ड में भी चला जाए तो वालिद समझता है कि उसको अभी मज़ीद चाहिए ट्रेनिंग, उसको मज़ीद सीखना है। तो लर्निंग प्रोसेस तो सारी ज़िंदगी रहता है, ट्रेनिंग तो सारी ज़िंदगी रहती है, और ज़माने के तकाजे और पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसके जो तकाजे होते हैं उसके लिए बंदे को लर्निंग प्रोसेस पर रहना पड़ता है। लेकिन सर वो बेटा जो अभी वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हो सकता है, जिसके बारे में समझता हूँ कि जी जिनके बारे में आप जैसे सीनियर सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि जी बिलावल को वज़ीर आज़म बनना चाहिए, उनके वालिद अगर ये कह दें कि वो ट्रेंड नहीं है तो सवाल है ना ये। नहीं वो नहीं कहते वो ट्रेनिंग प्रोसेस में ट्रेंड नहीं है, उनको वो अभी उनकी परफॉर्मेंस देख लें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो 16 माह वो फॉरेन मिनिस्टर थे, कौम के सामने उनकी परफॉर्मेंस है। उससे पहले भी फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी परफॉर्मेंस भी देख लें, ठीक है, उनका एक्सपोजर भी देख लें, ठीक है, उनका कम्युनिकेशन भी देख लें और उनका इंटरैक्शन भी, यानी एक मिनिस्ट्री ने उनकी कुछ ट्रेनिंग कर दी इंटरनेशनली। ठीक है बुखारी साहब, आपकी बात से मैं ये समझ सकती हूँ कि एक मिनिस्ट्री ने वजारत खारजा ट्रेनिंग नहीं कर दी, लेकिन जी अब एक आधी मिनिस्ट्री और मिलेगी तो ट्रेनिंग होगी, फिर जाके कि वो ट्रेंड होंगे वजीर आजम के होते। नहीं मैं ट्रेनिंग मैं कहता हूँ जी नहीं कतल मैं नहीं कहता हूँ। डोंट टेक द नेगेटिव एस्पेक्ट्स आउट ऑफ दैट। पॉइंट इज दिस कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो उनसे पहले जितने भी फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी परफॉर्मेंस से फार बेटर परफॉर्मेंस थी उनकी, और उनका जो इंटरेक्शन था इंटरनेशनल लीडरशिप के साथ उन सब से बहुत बेहतर था। ठीक है, और पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकालने में जो इंटरनेशनली पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया था उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अपना एक किरदार है, उनका एक रोल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बाप का बेटे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता,
ना बेटे का कंपैरिजन बाप के साथ होता है। चलिए सर, वो तो आई टोटली एग्री विद यू। मेरे चेयरमैन का अगर आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो नून ये सब भी कंपैरिजन की तो बात ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम कंपैरिजन की बात ही क्यों कर रहे हैं। बाप का बेटे से बाकी कंपैरिजन नहीं होता, बाप का तजर्बा ऑफ कोर्स ज्यादा होता है, उनके बाल ज्यादा सफेद होते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। चलिए खैर आगे चलो। अगर जी 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 नहीं जी जी नहीं इस पे मुझे वजाहत करने दे प्लीज। कि अगर कंपैरिजन करना है चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तो कुलसूम नवाज से करें, फिर मौलाना असद महमूद से करें, फिर हमजा से करें, जो नौजवान क़यादत है ना इस मुल्क की, उनके साथ मेरी क़यादत का कंपैरिजन करें और फिर देख लें कि परफॉर्मेंस किसकी क्या कहाँ खड़ी है। ठीक है। अच्छा, फिर इसी से जुड़ा एक और सवाल, फिर ज़ाहिर बात है ज़हनों में सवाल आते हैं कि जिस तरह बुज़ुर्ग सियासतदानों को बाकायदा बुज़ुर्ग सियासतदान या किसी की उम्र के हवाले से बात की कि 70 साल के बाबों को आपने वोट देने आगे लेकर आना है या नौजवान क़यादत को, फिर उसके बाद फिर ये सवाल उठाया जाने लगा कि जी पीपल्स पार्टी में भी बड़े बुज़ुर्ग सियासतदान हैं 70 साल उम्र रखने वाले या उससे ज़ायद। उसके बाद फिर जरदारी साहब से एक और जब ये पूछा जा रहा है कि जी अगर पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत मिलती है तो वज़ीर आज़म बिलावल होंगे, उस पर भी उन्होंने कोई खुलकर जवाब नहीं दिया, किसी का नाम नहीं लिया। इस हवाले से एक और सवाल जहन में आता है बुखारी साहब कि आपकी पार्टी में से भी किसी ने शायद एतराज़ किया कि बुजुर्ग तो हम भी हैं, तो क्या बिलावल की माँ हमें की भी सोच है। एक सवाल जहन में आता है और फिर जरदारी साहब को ये सोचना पड़ा कि बिलावल ट्रेंड नहीं है। जस्ट अ क्वेश्चन। टेक आउट पॉजिटिव थिंग्स। सर ये तो सिर्फ सवाल है ना, मैं पॉजिटिव नेगेटिविटी की बात ही नहीं कर रही, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। कोशिश ना करें जो आप नहीं फिर मैं देखो डॉक्टर साहिबा, जो मैं बात कर रहा हूँ कि सिंपल मेजॉरिटी, और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी अक्सरियत होगी या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी तो 12 हमने कहा, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, तमाम जो क़यादत पीपल्स पार्टी के वो मुतफिक है कि हमारे उम्मीदवार चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे प्रीमियरशिप के लिए। ठीक है, यानी कैटेगोरिकली आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के पास वज़ीर आज़म के लिए और कोई उम्मीदवार नहीं है, या आपकी सोच में दूर दूर तक किसी और का नाम नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत मिलती है तो वज़ारत उज़्मा का जो कलमदान है या जो कुर्सी है वो बिलावल ही संभालेंगे। देयर इज़ नो क्वेश्चन, चेयरमैन साहब के मुकाबले में कोई और कंटेंडर मेरी पार्टी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टी का अपना फैसला है कि मुस्तकबिल के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास है वो हमारे मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म है। उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे एफर्ट्स भी हैं, बाकी जो नतायज आएंगे उसके बाद फैसला होगा। ठीक है सर, आसिफा भुट्टो साहिबा का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? आप पीपल्स पार्टी को भी समझते हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं, हमारे यहाँ जो सियासत है उसको भी समझते हैं, गहरी नज़र रखते हैं। आसिफा साहिबा जो हैं, आप फ्यूचर में क्या देखते हैं? क्या बिलावल से भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं? लेट्स नॉट कंपेयर ब्रदर एंड सिस्टर। वो अभी उनकी सियासत का आगाज़ होगा, अभी वो पहली दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, लेकिन कोई पहली बार भी छा जाता है जिसको वो कैरी कर रही हैं और पॉलिटिकली उन्होंने नहीं वो जो परफॉर्मेंस उसकी जिस ख़ानदान से उनका तल्लक है, जनाब कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की परफॉर्मेंस देख लें। वो 29 ईयर्स की एज पे वो वफाकी वज़ीर थे पाकिस्तान के। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एट द एज ऑफ 35 वो पहली इस्लामी दुनिया की खातून वज़ीर आज़म थी। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल फैमिली में उनकी परवरिश। सर यही सवाल है, ये देखें अब जो ट्रेंड बिलावल के वालिद फरमाते हैं जरदारी साहब कि बिलावल अभी ट्रेंड नहीं, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि बिलावल की वालिदा कितनी कम उम्र में वज़ीर आज़म के ओहदे पर। जी, तो ये इसलिए कि सवाल उठाया गया। पहले जो कह रहे थे ना सवाल क्यों किया जा रहा है, इस सवाल की वजह ये है कि डोंट मिक्स इट अप। जी सर, नहीं डोंट मिक्स इट अप, डोंट ट्राई टू क्रिएट अ कंफ्यूजन बिटवीन द टू लीडरशिप्स, डोंट ट्राई टू क्रिएट अ कंफ्यूजन बिटवीन फादर एंड सन, यू नो। तो मतलब दिस इज नॉट अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। है कि हर बाप वो उसका बेटा
जो उसका बेटा कितना ही उम्र में बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके लिए वो बच्चा ही होता है। तो उसी अंदाज से आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब ये जो नून लीग और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को कितना टफ टाइम दे सकता है? पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं घबराती। पीपल्स पार्टी की जब से वजूद या बुनियाद रखी गई तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते रहे। मैंने तो 70 का इलेक्शन भी देखा हुआ है कि हमारे खिलाफ कितने एलिगेशंस लगते रहे, लेकिन कायदे अवाम की जमात ने क्लीन स्वीप किया। PNA हमारे खिलाफ बनी, सारी जमातें इकट्ठी हो गई। IGI हमारे खिलाफ बनी, बाद में क्यू को लेके आए और उसमें से भी ऐसी लोगों को तोड़ा गया जो पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रखते थे और पैट्रियट बनाएगी। बाद में 2018 के इलेक्शन में आप देख लें, आप 2013 का इलेक्शन देखें जिसे परवीन जरदारी साहब ने RO इलेक्शन कहा था, तो पीपल्स पार्टी इनसे घबराती नहीं है। हम अवामी क़ुव्वत पे बिल्कुल एतमाद भी करते हैं, निसार भी करते हैं। ठीक है, तो ये बना ले इत्तेहाद। 2018 के इलेक्शन में भी GDA उधर ही थी, MQM हमारे खिलाफ भी थी, नून भी हमारे खिलाफ थी। तो लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में बहुत बेहतर सीटें ली 2013 से, तो इसलिए इससे हमें कोई घबराहट नहीं। अभी भी आप सिंध में जीत के लिए उतनी पूरे एतमाद हैं? जी इंशाल्लाह इस दफ़ा तो हमारा नंबर ऑफ़ सीट्स जो अर्बन एरियाज़ में उसमें पहले से ज़्यादा होगा। रूरल में हो ही होगा, लेकिन इस दफ़ा अर्बन में भी हमारा जो शेयर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा नय्यर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बहुत देर से बातें हो रही हैं, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बारहा कर चुकी है और अभी तक करती चली आ रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी अगर मुयस्सर ना हो तब भी आप पूरे एतमाद हैं अपनी जीत के लिए, तो इसका मतलब है कि जीत के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का होना या ना होना बराबर है, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी ही क्यों जाती है? नहीं, बात है लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने लिए नहीं मांग रही, सबके लिए मांग रही, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी को जो सपोर्ट करेंगे तो फिर आने वाले इंतखाबात के जो नतायज हुए उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा, और क्वेश्चन मार्क जब आएगा, जब उन रिजल्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो फिर पॉलिटिकली मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। और हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके मुल्क में। तो बुखारी साहब आपके मुखालिफिन, इंटरेस्ट में ही हम बात कर रहे हैं कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ठीक है। बुखारी साहब आपके मुखालिफिन इस बात का जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि फिर सिंध में आप लोग किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ नहीं आने देते हैं, वहाँ पे सारी फील्ड ही आप लोगों के लिए। देखिए जी, आज सिंध में हम तो गवर्नमेंट में नहीं है, केयर टेकर है ना, तो हमारा एतराज़ तो केयर टेकर्स पे है, हमारा एतराज़ तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे है जो फैसिलिटेट कर रही है एक जमात को, जिस अंदाज से उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिस अंदाज से उनको रिलीफ दी जाती है, जिस अंदाज से प्रोसिक्यूशन उनके हक में बयान देती है, तो हम तो उस पर एतराज़ करते हैं। सिंध तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम तो गवर्नमेंट से बाहर हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं, हमारा कोई कैबिनेट मेंबर नहीं है। एक जमात के तो जो वफाकी काबीना उसमें उनके लोग बैठे हुए हैं। ठीक, तो सर आप ये वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है कि पंजाब, और कहते हैं कि इस तरह न करें क्योंकि फिर नतायज मशकूक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा पंजाब में जो, ठीक है, पंजाब में जो निगरां वज़ीर आला हैं उनके हवाले से जरदारी साहब की जो राय थी, उन्होंने ऑन कैम उस राय का इजहार किया है, सबने सुनी भी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात? देखिए जी, एक होते हैं पर्सनल रिलेशंस, और वो पर्सनल रिलेशंस पे रात भी उन्होंने एडमिट किया, लेकिन हमारे कोई पॉलिटिकल रिलेशंस तो नहीं है उनके साथ। तो पॉलिटिकल नाराजगियां और नाराजगी और गिले शिकवे भी नहीं बनते फिर अगर अच्छा रिलेशन हो तो? नहीं, बात यह है कि रिलेशंस की जो पर्सनल रिलेशन हैं उसमें तो डिनायल नहीं है, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस है, वो कौम के सामने है कि वो कैसी परफॉर्मेंस है उनकी।
तो सर भी इस हवाले से फिर ये भी सवाल एक ज़हनों में गर्दिश करता है कि अगर आपका किसी से अच्छा ताल्लुक है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो जाए, आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म कर दें। जब वो नज़र नहीं आया तो वो उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना शुरू कर दिया गया। नहीं, ये बात नहीं है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ अ फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट इन द सेंस के ये केयर टेकर सेटअप फेडरल लेवल पे भी है, प्रोविंशियल लेवल पे भी है। तो एक तो अभी आपने जजमेंट पढ़ ली होगी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है रिगार्डिंग इलेक्शंस, और जो एडिशनल नोट जनाब जस्टिस अतर मिनला साहब का भी आ गया, और ये जवाब भी आ गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, डिज़ोल्व पहले हुई थी, तो उसका जवाब इस जजमेंट में आ गया। लेकिन हम ये समझते थे कि हम पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को भी कहते हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके मतहत काम कर रही है, आप इंश्योर करें कि वो नॉन पार्टिजन हो। आपका रोल पार्टिजन नहीं होना चाहिए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो हम करते हैं तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए करते हैं, तमाम पॉलिटिकल एलिमेंट्स के लिए करते हैं, ताकि आने वाले इंतखाबात पे कुछ सवालिया निशान ना हो, लोग सवाल ना करें उसके नताइज पे। सर सवालिया निशान तो अभी से खड़े कर दिए गए, अब आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या सवालिया निशान खड़े नहीं कर दिए गए? इंतखाबात से पहले खड़े कर दिए गए। ये जैसे आपने घड़ी देखी, आपने देखा कि वक्त खत्म हो रहा है और अभी हमारा ये सेगमेंट 20 मिनट का था। ऐसे तमाम लोग इंतखाबात का इंतजार करें, वक्त का इंतजार करें। वक्त से पहले ही शफाफियत पर सवाल उठा दिया गया है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के पास होगी, कोई कॉर्नर्ड होगा, कि कोई पहले से फेवरेट है, किसी के लिए पहले से स्टेज तैयार किया जा रहा है, पहले से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तैयार की जा रही है। तो शफाफियत पर तो पहले से सवाल उठा दिया गया। नहीं, सवाल इसलिए उठाया गया कि जो जिम्मेदार लोग हैं इंतखाबात करवाने के, वो अपने किरदार को गैर जानिबदाराना रखें। अब सर वो कैसे साबित करें गैर जानिबदाराना किरदार उनका होगा? जितना सबाबेला मचा दिया गया का इज़हार किया। जी जी सर, आपने इजहार किया, आपको पूरा राइट है और आपने जो किया ठीक है, अपने मुताबिक बेहतरीन किया। लेकिन मेरा सवाल ये कि अभी से लोगों के ज़हनों में सवाल डाल दिया गया कि जो इंतखाबात मशकूक हो सकते हैं, नताइज ये शफाफियत पे मबनी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई ऑलरेडी पहले से फेवरेट है, बल्कि आपकी पार्टी के कुछ लोग तो सिलेक्टेड तक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं अभी से। बात यह है कि हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हमने सवाल नहीं उठाया, जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उनको हाईलाइट किया कि ये हो रहा है। मसलन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जारी थे, पोस्टिंग ट्रांसफर्स उनकी मर्जी से होती थी। इवन प्रोविंस ऑफ सिंध में जब गवर्नमेंट हमारी थी भी तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है हमारा इख्तियार नहीं था, और जो ही केयर टेकर सेटअप आया तो जो ब्यूरोक्रेसी सिंध में थी उसको ट्रांसफ़र आउट पोस्ट आउट कर दिया गया, बाकी प्रोविंस में नहीं किया गया। तो ऐसे इंस्टेंसेस थे कि जिनकी निशानदेही हमने की और हमने कहा कि केयर टेकर्स का जो रोल आइन और कानून वाज़ेह करता है उसके मुताबिक नॉन पार्टिजन होना चाहिए, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपना कंडक्ट इम्पार्शल होकर परफॉर्म करें। ठीक है जी, अभी वक्त की कमी है, आखिर में मैं जानना चाहूँगी जो बिलावल साहब अचानक दुबई रवाना हो गए हैं, इस हवाले से भी बड़े सवालात गर्दिश कर रहे हैं, तो क्या ये जो उनका दौरा है दुबई का, ये पहले से स्केड्यूल था या फिर अचानक से वो गए? देखिए जी, पॉलिटिकल लीडरशिप की मूवमेंट पे भी आप इतराज़ात शुरू कर देते हैं। आप देखें ना इतने अहम होते हैं वो कि उनका कहीं जाना भी खबर होती है। सर उनकी एक हमशीरा नहीं देखे ना, उनकी एक हमशीरा वहाँ रिहाइश पजीर हैं, उनके 2 भांजे हैं वहाँ पे। ठीक है। और ये उनसे पहले से शेड्यूल था, जो उनका जो जिस दिन वो चित्राल से वापस आए हैं, ठीक है, वेरी सेम डे उनकी फ्लाइट थी, और वो यानी बिलावल अपने भांजों से मिलने गए हैं दुबई के लिए, और वो दुबई उनका आना जाना रहता है। ऑब्वियसली देखिए उनकी बहन भी उधर है, तो ये एक प्राइवेट विजिट है, दैट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल विजिट, और दुबई में तो आप कोई पॉलिटिक्स कर भी नहीं सकते। ठीक है, पॉलिटिक्स सिर्फ पाकिस्तान में कर सकते हैं सर। ये पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में होती है ना।
जो यूएई की गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करती आप पॉलिटिकल एक्टिविटी यूएई में करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नैयर साहब आपके वक्त के लिए, और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।